तो हम बात कर रहे हैं उस कलयुग की जिस कलयुग में भगवान राम के घर में भी लोग चोरी कर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ अयोध्या मंदिर की। जिस अयोध्या मंदिर के अंदर अभी हाल ही में बता रहे थे 600 करोड़ का स्कैम हुआ या 600 करोड़ की इसमें चोरी हुई। लेकिन केवल वो अमाउंट 600 करोड़ नहीं था, वो शायद 3,500 करोड़ के समथिंग का कुछ अमाउंट है जो अब तक कैलकुलेट करा जा चुका है। और ये चोरी आज से नहीं चल रही, चोरी चल रही थी 2020 से। इस स्कैम को लेकर मेरे पास पूरी डिटेल रिपोर्ट है। मैं अपनी तरफ से इसके अंदर कोई भी वर्ड नहीं कह रहा हूँ, कोई भी वर्ड ऐड नहीं कर रहा हूँ, कोई वर्ड घटा नहीं रहा हूँ इसके अंदर से। जो मेरे पास डिटेल रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट को मैं वर्ड टू वर्ड पढ़ने वाला हूँ और तुम्हें बताने वाला हूँ कि एक्चुअली राम मंदिर के अंदर चल क्या रहा है। बात शुरू होती है अखिलेश यादव के एक ट्वीट से। अखिलेश यादव ने हाल ही में एक ट्वीट करा जिसके अंदर उन्होंने बताया अयोध्या राम मंदिर के अंदर क्या क्या चल रहा है। इस ट्वीट के बाद में बीजेपी के एक एमएलए ने 20 लाख में पंडित से जमीन खरीद के 2.5 करोड़ रुपए में बेची। केवल 20 लाख में जमीन खरीदी पंडित से, और जमीन खरीदी 2.5 करोड़ के अंदर। 2.5 करोड़ में जमीन बेची किसे? ट्रस्ट को। भगवान राम का 3 किलो का हार, 1 किलो की चरण पादुका नकली सोने से बदले गए। साथ ही कई करोड़ों का जमीन का और स्कैम। एक 18 करोड़ की जमीन इन्होंने खरीदी केवल 10 मिनट में। जिस जमीन की वैल्यू थी 2 से 2.5 करोड़ रुपए, 10 मिनट बाद वो जमीन हो गई केवल 18 करोड़ रुपए की। पूरी दुनिया में इससे ज़्यादा रियल एस्टेट में कभी भी ग्रोथ नहीं आई जितनी अयोध्या राम मंदिर के लैंड स्कैम में आ गई थी। 2 करोड़ की जमीन 10 मिनट के अंदर 18 करोड़ की कर दी गई, कोई पूछने वाला नहीं। एसबीआई के ऊपर जबरदस्ती प्रेशर डाल के अपने लड़के लगवा दिए ट्रस्ट के अंदर। ये सारी बातें आपको आगे जानने को मिलेंगी। अभी 12,000 की सैलरी पे 25-25 लाख के मकान बना रहे लोग। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने मंदिर के 11 लैंड डॉक्यूमेंट जब एसआईटी को पकड़ाए तब उन्होंने छुप के मंदिर के अंदर काउंटिंग रूम में हिडन कैमरे लगवाए। 15 में से 12 लोग बीजेपी गवर्नमेंट ने राम मंदिर ट्रस्ट में ऐसे डाले। राम मंदिर के कंस्ट्रक्शन में 40% कमीशन लेते हुए इनके हाथ नहीं कांपे। गरीब के जुड़े हुए हाथ से चढ़ाए हुए पैसों के चुरा ले गए। मैं बात कर रहा हूँ उन सब लोगों की जिन्होंने चंदा चोरी करी राम मंदिर के अंदर। देखिए, अयोध्या के अंदर राम मंदिर में डेली लाखों लोग दर्शन करने आते हैं। इनमें से कोई बूढ़ा किसान होता है जो अपनी फसल काटने के बाद उसमें एक हिस्सा भगवान राम को चढ़ाने आता है। कोई माँ होती है जो घर के खर्चों से कटौती करके नोट बचा बचा कर मंदिर में चढ़ाती है। कोई मजदूर होता है जिसकी कोई विश पूरी होती है और फिर मंदिर में चढ़ावा चढ़ाता है, अपनी विश का एक टुकड़ा भगवान को समर्पित करता है। ये जितने लोग राम मंदिर में आते हैं सिर्फ एक विश्वास के साथ घंटों लाइन में लगते हैं कि जो पैसा इन्हें चढ़ाया है, जो पैसा इन्होंने चढ़ाया है वो सीधा भगवान राम तक पहुंचेगा। लेकिन इन्हीं लाखों करोड़ों लोगों के साथ विश्वासघात कर दिया गया। आपने अपनी जिंदगी में हर तरीके के स्कैम और लूट के बारे में सुना होगा। बैंक की लूट, तिजोरी, घर, दुकान आदि। लेकिन अब इस दुनिया में ऐसे लोग पैदा होकर घूम रहे हैं जो राम मंदिर में लूट कर रहे हैं, दिन दहाड़े, सबके सामने। अंदर घुस के भगवान राम के नाम का चढ़ावा चुराने पर उतारू हो गए लोग। चारों तरफ टीसीएस के सीसीटीवी कैमरे, ऑडिट टीम, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का स्टाफ। लेकिन उसके बाद भी ये अपने काम को अंजाम देने में ये काबिल रहे। जिन लोगों पर भरोसा करके राम मंदिर के दान की निगरानी का जिम्मा दिया, उन्हीं के नाम आज एफआईआर में है। और ये सारे लोग जिन पर भरोसा किया गया था ये गैंग की तरह मिलकर ऑपरेट कर रहे थे। अब क्वेश्चन ये है कि कैमरे के सामने ऑडिट के नीचे बैठ के सिस्टम के अंदर मिलके ये सारी चीजें कैसे बाहर आई, कैसे इन्हें अंजाम दिया गया और फिर कैसे ये बाहर आई। देखिए, 9 नवंबर 2019 को जब सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर बनाने का फैसला दिया तो उसके साथ साथ एक ट्रस्ट बनाने का भी ऑर्डर दिया था ताकि राम मंदिर कैसे बनेगा, पैसा कैसे मैनेज होगा और ये सारी चीज़ें ये ट्रस्ट करवा सके। और ये बहुत ही नॉर्मल चीज़ है। हमेशा जब भी कोई भी मंदिर बनता है तो उससे पहले एक ट्रस्ट बनाते हैं जो ट्रस्ट मैनेज करेगा वहाँ पे सारा, इवन जो पैसा आ रहा है वो मैनेज, मंदिर बनाना मैनेज, ये सारी चीज़ें मैनेज करेगा। ऐसा पहले भी हो चुका है। पहले जैसे माँ वैष्णो देवी मंदिर, शिरडी साईं बाबा, तिरुपति, इन सारे मंदिरों के भी ऐसे ही ट्रस्ट है जो मंदिर को मैनेज करते हैं। ये ट्रस्ट पैसा कैसे ले रहे हैं, उसका क्या किया जा रहा है, मैनेजमेंट कैसे चल रहा है, इस पे स्टेट गवर्नमेंट की निगरानी रहती है। और अगर आप चाहो तो आरटीआई डाल के इसके बारे में पता कर सकते हो। मंदिर के अंदर क्या चल रहा है ये आप हर एक बात आप पता कर सकते हो आरटीआई डाल के, ये आपको हक है। लेकिन राम मंदिर के केस में क्या है कि इस पर कोर्ट ऑर्डर जब 3 महीने के बाद 5 फरवरी 2020 को जब बीजेपी गवर्नमेंट ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र नाम से राम मंदिर के लिए ट्रस्ट बनाया तो इसमें इन्होंने एक चीज़ की, इस ट्रस्ट को इन्होंने एक ऑटोनोमस ट्रस्ट बनाया। मतलब
यह ट्रस्ट एक प्राइवेट ट्रस्ट की तरह रन करेगा जिसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होगा। अब बीजेपी गवर्नमेंट ने राम मंदिर के ट्रस्ट को ऑटोनोमस बना के गवर्नमेंट के कंट्रोल से तो बाहर कर दिया। तो ऑन पेपर तो ये ट्रस्ट गवर्नमेंट के कंट्रोल से बाहर दिख रहा था। आप इसमें बाकी मंदिरों की तरह आरटीए वगैरह डाल नहीं सकते थे, लेकिन ट्रस्ट के अंदर जो लोग रखे गए थे वो ऐसे लोग रखे गए जिनके कनेक्शन क्लियरली बीजेपी के साथ थे। और ऐसे में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 15 से 12 मेंबर खुद बीजेपी। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 15 में से 12 मेंबर, जो ट्रस्ट के 15 मेंबर थे उनमें से 12 मेंबर बीजेपी के थे। जैसे निपेंद्र मिश्रा, ये 2014 से 2019 तक पीएम नरेंद्र मोदी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे। ऐसे ही ट्रस्ट में बीएसपी और आरएसएस के लोग थे। जैसे बीजेपी गवर्नमेंट ने ट्रस्ट का जनरल सेक्रेटरी चंपत राय को बनाया, ये बचपन से आरएसएस से जुड़े थे, लेकिन फिर भी जब राम मंदिर आंदोलन हुआ तो इसमें आरएसएस ने इनको बीएचपी में भेज दिया। तो ये विश्व हिंदू परिषद के इंटरनेशनल वाइस प्रेसिडेंट भी थे। ऐसे ही कंस्ट्रक्शन कमेटी का मेंबर कामेश्वर चौपाल जी को बनाया। ये बीजेपी के एमएलए भी एमएलसी रह चुके हैं। ऐसे ही डॉक्टर अनिल मिश्रा, ये आरएसएस के अवध रीजन के प्रांत कार्यवाही थे। इस ट्रस्ट में इनको सेल्स और परचेज संभालने का काम दिया गया था। इनका जो ऑफिस था मंदिर के डोनेशन काउंटिंग सेंटर के जस्ट बगल में ही था। तो कहने का मतलब है कि ऑन पेपर ट्रस्ट गवर्नमेंट के कंट्रोल से बाहर था। ये एक ऑटोनोमस ट्रस्ट था, गवर्नमेंट का कोई रोल इसमें नहीं था, लेकिन ट्रस्ट के अंदर बीजेपी गवर्नमेंट के कनेक्शन रखने वाले लोग थे। तो ऑटोनोमस ट्रस्ट होने की वजह से मंदिर को बनाने में कितना खर्च हुआ, कितना चंदा आया, गवर्नमेंट ये सारी जानकारी देने से मना कर सकती है। अब बाकी मंदिरों के ट्रस्ट की तरह राम मंदिर के ट्रस्ट में आरटीआई नहीं डाल सकते। इनफैक्ट आरएसएस के भी कई मेंबर्स थे जिन्होंने आरटीआई डाल के कुछ सूचना लेने की कोशिश की, लेकिन उन्हें भी कोई अपडेट इसके ऊपर नहीं मिला। आरएसएस के फॉर्मर मेंबर कैलाश चंद्र मुंद्र, इन्होंने आरटीआई डाल के ट्रस्ट के जो टैक्स में छूट दी गई थी इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन मांगी थी, तो सीबीडीटी ने मना कर दिया कि ये ट्रस्ट एक ऑटोनोमस बॉडी है। तो कहने का मतलब है कि गवर्नमेंट ने ट्रस्ट बनाया, गवर्नमेंट ने अपने लोग अपॉइंट करे, गवर्नमेंट ने खुद टैक्स में छूट दी, लेकिन जो डोनेशन आ रही थी उसका हिसाब लेने के लिए आरटीआई डाली जाए तो उस केस में आपको डिटेल्स नहीं दी जाएंगी। उसका हिसाब नहीं ले सकती पब्लिक, जो पैसा दे रही है लेकिन उसका हिसाब नहीं ले सकती। और ये डिटेल मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आगे जो मैं आपको बताने वाला हूँ उसका कोई यही है। तो आप देखिए ये ट्रस्ट जब बन गया, इसके बाद राम मंदिर का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ, तो अयोध्या के अंदर जो एसबीआई था, यहाँ पे ट्रस्ट का एक जीरो बैलेंस का करंट अकाउंट खोल के पूरे देश के डोनेशन आने चालू हो गए। और ये जो पूरा डोनेशन लेने का जो प्रोसेस था और जो राम मंदिर का कंस्ट्रक्शन चल रहा था, ये सब सारी चीज़ें चल रही थी। इसके 7 महीने बाद नवंबर 2019 को ट्रस्ट के जो टॉप ऑफिशियल थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक प्राइवेट ऑडिट फर्म को बुलाया और पूरे प्रोसेस को ऑडिट करवाया। अब इस ऑडिट फर्म ने आके जब ऑडिट किया तो इस पर इंडियन एक्सप्रेस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इस ऑडिट फर्म ने कहा कि जिस तरीके से ये पूरे ट्रस्ट का मैनेजमेंट चल रहा है ये हाईली अनप्रोफेशनल है। इससे बड़ी दिक्कत हो जाएगी। इसमें ना तो कोई सिस्टमेटिक रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा, ट्रांजैक्शन भी ऐसे की जा रही है जिसमें सेकंड और थर्ड चेक नहीं है। और फर्म ने कहा कि अगर इसको जल्दी नहीं सुधारा गया तो चोरी और इनअप्रोप्रिएट ट्रांजैक्शन होने लगेंगी। ऑडिट फर्म ने ये जो वार्निंग दी थी इसके ऊपर काम होना चाहिए था, लेकिन हुआ इसका उल्टा। इस वार्निंग के बाद प्रोसेस को सही करने की जगह ऑडिट फर्म को ऑडिट फर्म की इस फाइल को दबा दिया गया। ट्रस्ट की वेबसाइट पर ना कोई एसओपी है, ना कोई इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट, कुछ भी मेंटेन नहीं किया गया और इसके बाद भी कंस्ट्रक्शन का काम ऐसे ही चलता रहा। अब जब कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था तो एक कंस्ट्रक्शन इंजीनियर था जो इस कंस्ट्रक्शन के काम में लगा हुआ था। तो एक दिन काम करते करते नोटिस किया कि ये जो एल्यूमिनियम के काम का जो बिल है ये जानबूझकर 1.5 गुना ज़्यादा बनाया जा रहा है। चीज़ देख के दीनानाथ वर्मा ने जाके कॉन्ट्रैक्टर से बात की तो उसने बोला कि 40% कमीशन हम ट्रस्ट के अंदर डॉक्टर अनिल मिश्रा जो हैं उनको देना पड़ता है, इसलिए तो ये करना पड़ेगा। अब इस पर दीनानाथ वर्मा, इन्होंने जाकर ऑब्जेक्शन किया तो सबसे पहले इनकी पेमेंट रोकी गई और फिर इनकी जो इंजीनियरिंग की ड्यूटी थी इसे हटा दिया गया। ये जो डिटेल मैंने आपको बताई है दीनानाथ ने खुद बताई है कि उनको जान से मारने की धमकी दी गई। एनआईए और न्यूज़ प्रोग्राम ने भी इसको रिपोर्ट किया, लेकिन जिस टाइम पे ये इंसिडेंट हुआ उस समय ये बात ज़्यादा फैली नहीं। उस समय दब गई ये बात, तो काफ़ी टाइम तक कुछ हुआ नहीं और फिर राम मंदिर का जो कंस्ट्रक्शन था वो कुछ सालों के अंदर पूरा हो जाता है। 23 फरवरी 2024 को राम मंदिर को लोगों के लिए खोल दिया जाता है और खोलते ही ऑन एन एवरेज शुरू में ही 8 से 13 लाख का चढ़ावा आने लगता है और फेस्टिवल्स में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, 50 से 60 लाख तक चढ़ावा पहुंच जाता है। ये सारी चीज़ें मैनेज करने के लिए 4 ऑटोमेटिक हाईटेक काउंटिंग मशीन लगाई, कंप्यूटराइज रिसीट काउंटर, एक्स्ट्रा डोनेशन बॉक्स रखे गए, लेकिन डे बाई डे चढ़ावा इतनी तेज़ी से बढ़ने लगा कि मैनेज करना आसान नहीं हो रहा था। इसको मैनेज करने के लिए ट्रस्ट ने फिर दो चीज़ें की। एक तो राम मंदिर से 200 मीटर दूर फैसिलिटी सेंटर की एक बड़ी बेसमेंट के अंदर सिक्योर काउंटिंग रूम को बनाया गया। सीसीटीवी वगैरह सारी चीज़ें लगा दी गई ताकि जो भी चढ़ा हुआ है इसके अंदर काउंटिंग सही से हो सके। दूसरी चीज़ ट्रस्ट ने ये की कि एसबीआई
जो बैंक था इसके साथ एक एमओयू साइन किया ताकि जो सारा काम चल रहा है ये प्रोफेशनली तरीके से मैनेज किया जा सके। इस एमओयू को साइन करने के बाद फिक्स हुआ कि इसका पैसा इकट्ठा करने से लेकर गिनने और बैंक पहुंचाने तक का पूरा प्रोसेस ये एसबीआई और एसबीआई के ऑफिसर मिलकर देखेंगे। ओके। अ, अब एसबीआई के साथ जब ये एमओयू साइन हुआ तो यहाँ से काम के लिए एसबीआई को प्रॉपर्ली इंटरव्यू वगैरह लेकर उनके क्वालिफिकेशन के बेसिस पर हायर करना था, लेकिन ये करने के बजाय हायरिंग जुगाड़ और कौन ट्रस्टी का खास है उसके बेसिस पे होने लगी। सबसे पहले ट्रस्ट में जो चंपत राय थे उनकी क्लोज रितेश चतुर्वेदी और गगनदीप सिंह, इनको मंदिर से बैंक तक डोनेशन और चढ़ावा ले जाने वाली टीम में ऐड कर दिया गया। और हिंदुस्तान की रिपोर्ट में ये बताया गया कि एक बैंक ऑफिसर ने इनको बताया कि जब ये हायरिंग हो रही थी तो एसबीआई के ऊपर प्रेशर बनाया गया कि लॉयल जो लोग हैं केवल उन्हें ही रखा जाए। तो जो हायरिंग हुई वो भी प्रॉपर्ली प्रोफेशनल को हायर करने की बजाय एसबीआई के ऊपर प्रेशर डाल के जान पहचान वालों को रखा गया। अब इसके बाद एसबीआई को प्राइवेट सिक्योरिटी और कैश हैंडलिंग की भी हायरिंग करनी थी। तो इस काम के लिए एसबीआई ने बनारस की सैनिक सिक्योरिटी सर्विस को यह काम आउटसोर्स कर दिया। यहाँ भी क्वालिफाइड और प्रोफेशनल को रखने के बजाय बिना कोई इंटरव्यू प्रोसेस फॉलो करे ट्रस्ट के अंदर जो लोग थे उनकी सिफारिश पे अयोध्या के लोगों को रखना शुरू कर दिया। यह चीज़ मैं क्यों कह रहा हूँ वही बताऊंगा आपको। मनीष यादव या चंपत राय के ड्राइवर का भतीजा था। इसको सैनिक सिक्योरिटी सर्विस का प्रेशर बना के कैश काउंटिंग के नाम के लिए रखा गया था। ऐसे ही अनुकल्प मिश्रा या लवकुश मिश्रा का जीजा था। ये दोनों के दोनों ट्रस्ट के मेंबर अनिल मिश्रा के रिश्तेदार हैं। इन दोनों को नोटों की गिनती और जो चढ़ावा था उसका वाउचर तैयार करने के लिए रखा गया था। चंपत राय के पर्सनल ड्राइवर रमाशंकर उर्फ टीनू यादव ये मंदिर के अंदर की एडमिनिस्ट्रेशन और सारे इंपॉर्टेंट और काम और वीआईपी दर्शन वगैरह ये संभालता था। और काउंटिंग जैसी हर जगह पे इसका इन्वॉल्वमेंट रखा गया। ये जितनों के मैं नाम ले रहा हूँ ये सब 20 से 22 हज़ार रुपये कमाने वाले लोग थे। 12-12 हज़ार की सैलरी भी थी कुछ की। आगे देखिएगा आप ये सारे के सारे भी करोड़पति बनेंगे। थोड़ा सा वेट करिए। अब हायरिंग वगैरह सारी जब पूरी हो गई थी उसके बाद मंदिर में अंदर प्रोसेस वगैरह सेट किए गए। रूल के हिसाब से मंदिर के अंदर जगह जगह दान पेटियां लगा दी गई। ये दान पेटियां जब भर जाती तो इनको ट्रस्ट और बैंक के 4 लोग के सामने खोला जाता था और फिर इन पैसों को लोहे के बक्सों में डाल के ताला लगा कर मंदिर से 200 मीटर दूर जो फैसिलिटी सेंटर के बेसमेंट में इन्होंने जो एक रूम लिया था उसमें रखा जाता था। और इस रूम के अंदर सीसीटीवी की निगरानी में बक्सों को रख दिया जाता जिसका अर्जुन देव था जिम्मेदार। रेडियो मेंटेनेंस ऑफिसर था। और फिर इसके बाद इसी रूम के अंदर सीसीटीवी के अंदर 2 शिफ्ट में काउंटिंग करी जाती थी। एक शिफ्ट मॉर्निंग 8 से दिन में 2 बजे तक रहती, दूसरी शिफ्ट 2 बजे से 8 बजे तक रहती थी शाम के टाइम। टोटल 50 लोग इस काउंटिंग रूम में प्रेजेंट होते थे। काउंटिंग के टाइम पे इन 50 लोगों में सिर्फ 24 लोग सिर्फ पैसा गिनने वाले होते थे। यह कहने के लिए तो सैनिक सिक्योरिटी सर्विस के लोग थे, लेकिन इनको ट्रस्टी के जो क्लोज थे उनकी सिफारिश पर रखा गया था। इन 24 लोगों के ऊपर 12 ट्रस्ट के बंदे निगरानी रखते थे और इन दोनों के ऊपर 14 लोग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और ऑडिट टीम के जो लोग होते थे वे निगरानी रखा करते थे। तो टोटल 50 लोग इस तरीके से काउंटिंग करते थे और इन सब के ऊपर सीसीटीवी लगे होते थे जिसका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर टीसीएस संभालती थी। और जब काउंटिंग होती थी तो कहीं भी जाना अलाउड नहीं होता था। सिर्फ बगल में जो टॉयलेट था वहां जाना अलाउड था और सिर्फ खाना खाने के लिए अलाउड था। और ये जो 50 लोग थे जो काउंटिंग में इन्वॉल्व थे इनमें सारे जुगाड़ से ही रखे गए थे। लवकुश मिश्रा, मनीष यादव, अनुकुल मिश्रा, टीनू यादव ये सारे के सारे आपस में एक दूसरे को जानते थे। कोई किसी का भतीजा था, कोई किसी का जीजा। कोई किसी को 5 साल पहले मिला था। तो ये कहने का मतलब है यह है कि क्योंकि जुगाड़ से इन सब की नौकरी लगी थी तो कोई भी थर्ड पार्टी के थ्रू इनका वेरिफिकेशन वगैरह भी नहीं हुआ था। अब जब ये अकाउंटिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है तो इसके कुछ दिन बाद ये लोग चोरी करना स्टार्ट करते हैं। इन लोगों को ऑलरेडी पता था कि मेन कैमरा किस जगह पर लगा है। ऑलरेडी एक दूसरे को जानते थे, लोकल थे, बहुत ही कोऑर्डिनेटेड तरीके से इन्होंने ये काम किया। कुछ कैमरे जो लगे हुए थे उनका व्यू ब्लॉक किया। जब ये व्यू ब्लॉक करते थे तो बाकी क्या करते थे, 500 की गड्डी जेब में डालते थे, बराबर वाले वॉशरूम में जाते थे, वहां छिपा के वापस आ जाते थे। और जब पूरा दिन खत्म होता था तो गड्डियां निकाल के मंदिर से बाहर चले जाते थे और फिर आपस में बांट लेते थे। काफी टाइम तक ये जो कर रहे थे किसी को हवा नहीं लगी। लेकिन फिर ईयर 2025 के स्टार्टिंग में ट्रस्ट के कुछ ऑफिशियल से उनको शक हुआ कि सारे नोट बराबर हैं लेकिन जो 500 के नोट है उनकी गिनती कम होती जा रही है। तो ट्रस्ट के ऑफिशियल्स जो थे उनका शक हुआ था कि शायद कहीं चोरी तो नहीं हो रही। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एसबीआई की रिप्रेजेंटेटिव को बुलाया, उनके साथ मिलकर एसओपी बनाई जिसमें इन्होंने कुछ रूल सेट किए। रूल यह था कि बिना जेब वाले कपड़े पहने जाएंगे। दूसरा यह था कि सैनिक सिक्योरिटी सर्विस के कुछ और एक्स्ट्रा गार्ड जो होंगे उनको भी काउंटिंग रूम में लगा दिया जाएगा। रैंडम चेक्स किए जाएंगे, उनकी भी डेट वगैरह मेंशन कर दी गई। और यह कहा गया कि 180 दिन की सीसीटीवी फुटेज उसको सिक्योर करके रखने मैंडेटरी होगा।
अब ये एसओपी वगैरह बनाई तो गई, लेकिन हैरानी की बात ये है कि कोई भी रूल फॉलो नहीं किया। जो बिना पॉकेट के कपड़े पहने थे वो फॉलो नहीं हुआ। 180 दिन की फुटेज नहीं रखी गई। फुटेज केवल 45 दिन की होती थी और फुटेज डिलीट कर दी जाती थी। बाकी सब डिलीट कर दी जाती थी। घर जाते टाइम जो तलाशी वगैरह करनी थी वो नहीं हुई। अब रूल्स तो फॉलो नहीं हुए, लेकिन जिस तरीके से ये लोग धीरे धीरे करके गड्डियाँ उड़ा रहे थे, इसको करना भी डे बाय डे मुश्किल होता जा रहा था, क्योंकि एक्स्ट्रा गार्ड्स वगैरह भी आ गए थे काउंटिंग रूम में। तो ये सारे लोग ने मिलकर एक नया तरीका इजाद किया कि पैसे चोरी करने का। देखिए, राम मंदिर के अंदर जब दान पेटी खोली जाती है तो उसमें मिक्स नोट का ढेर निकलता है। इसमें 10 के, 50 के, 500 के सारे नोट्स मिक्स रहते हैं। तो पहले इनको छांट के अलग अलग गड्डियाँ बनाई जाती हैं, फिर हर गड्डी में ठीक 100 नोट रखे जाते हैं ताकि गिनती करने में आसानी रहे। तो इस चीज़ के अंदर इन लोगों ने एक नई तरकीब निकाली। 100-100 के नोट की अलग गड्डियाँ होती थी। उन गड्डियों में इन्होंने 100 की जगह 100 से ज़्यादा नोट डाले। 100-100 के नोटों की हर गड्डी के अंदर 100 नोट रखते थे। तो इन्होंने क्या करा, गड्डी के अंदर 100 की जगह 120 नोट रखने शुरू कर दिए। सबके सामने तो सबको तो यही लग रहा है कि 100 नोट है केवल, जो काउंट करेंगे, बंडल जो काउंट करेंगे, लेकिन उसके अंदर 120 नोट है। तो बाद में ये जो एक्स्ट्रा 20 नोट थे ये निकाल लिया करते थे। तो हर गड्डी पे 10 या 11 हज़ार रुपये का ये कुछ ना कुछ स्कैम कर रहे थे। काउंटिंग में उनको 100 नोट की गड्डियाँ समझ काउंट किया जा रहा था। उसमें किसी को ये नहीं पता था कि उसके अंदर 120 नोट रखे हैं। और इन गड्डियों को जो वाउचर बनाया जाता था, इसका काम अनुकल्प मिश्रा के पास था। और जब ये सारी चीज़ें बन जाती थी, गड्डियाँ बन जाती थी, गड्डियों के अंदर ज़्यादा नोट पड़ जाते थे, वाउचर बन जाते थे, तो मंदिर से इन नोटों की गड्डियों को बैंक ले जाने का काम था रितेश, गगनदीप और टिन्नू का। और ये लोग क्या करते थे, डिपॉजिट करने से पहले गड्डियों में जो एक्स्ट्रा नोट थे उन्हें निकाल लेते थे। इसकी वजह से किसी को पता ही नहीं चलता था कि मंदिर के अंदर 120 की नोटों को 100 नोट के वाउचर लगा दिया और बैंक में 100 नोट जमा कर दिया, और बीच में 20 नोट थे उनका बीच में निकाल लिया गया। बैंक में डिपॉजिट करने के बाद जब वे वापस आते थे तो एक जगह डिसाइड करके भगवान राम के चढ़ावे के पैसों को आपस में बांट लेते थे, और काफ़ी काफ़ी महीनों तक ये काम चलता रहा। लेकिन मार्च 2026 आते आते एसबीआई को डोनेशन काउंटिंग प्रोसेस में सस्पिशियस एक्टिविटी दिखने लगी कि कुछ तो इस सिस्टम में गड़बड़ी चल रही है। तो सेम डे एसबीआई ने जो ट्रस्ट था उसको ये रिटर्न में एक सजेशन दिया कि जो स्टाफ काउंटिंग कर रहे हैं, हमें इन्हें रिप्लेस करके किसी और स्टाफ को रख लेना चाहिए ताकि ये जो चोरी और घपले का डर है ये खत्म हो जाए। लेकिन अनिल अनिल मिश्रा और चंपत राय इस चीज़ को करने के लिए साफ मना कर देते हैं, और इनके जो लोग थे काउंटिंग कर रहे थे वह एज इट इज़ काम करते रहते। तो एसबीआई जो था वो स्टाफ तो चेंज नहीं कर पाया, लेकिन कुछ ऑफिशियल थे मई 2026 के एंड में इन्होंने क्या किया, काउंटिंग रूम में हिडन कैमराज लगा दिए। तो उसी के साथ इन्होंने हिडन कैमरा लगाने के बाद काउंटिंग रूम के अंदर क्या चल रहा है उसके बारे में इजीली इन्होंने पता कर लिया। अब हिडन कैमरे कैमरे ये लोग काउंटिंग रूम में लगा के चले जाते हैं। फिर 4 जून 2026 को ये जो इन्होंने हिडन कैमरे लगाए थे इसकी एक वीक की फुटेज खोल के देखना स्टार्ट करते हैं। जैसे ही फुटेज खोल के देखते हैं ये लोग भौचक्के रह जाते हैं। इसमें ये लोग देखते हैं कि काउंटिंग रूम के अंदर ये लोग जानबूझ के सीसीटीवी कैमरे के सामने अड़ जाते हैं। दूसरे लोग गड्डियाँ उठा के अपने कपड़ों में छुपा रहे थे, जिसमें अवनीश शुक्ला जो था वो सबसे आगे दिख रहा था। अब यह पूरा सबूत था जो सामने आ चुका था, और यह बात जैसे ही आउट हुई इसके अगले दिन 5 जून 2026 को ट्रस्ट जो थे उनको भी पता चल गया, और अवनीश के घर पे पुलिस पहुंच जाती है। ट्रस्ट के रिप्रेजेंटेटिव को भेजा जाता है पुलिस के साथ में, और इसके घर पे ये जो 20 से 22 हज़ार की जॉब करने वाला अविनाश था, इसके घर से $100, $20, $50 के नोट मिलते हैं, और साथ में इसके घर से 20 लाख रुपए कैश मिलता है। करीब 58 लाख की चीज़ें कैश से अलग मिलती है, जिसमें सोना और चांदी था। अब यहाँ पे इसके खिलाफ प्रूफ भी मिल गए, इसको अरेस्ट भी कर लिया गया, लेकिन बात दबाने के लिए कोई फॉर्मल एफआईआर नहीं करवाई गई। डरा धमका के इसको बस भेज दिया वापस। अब ये जितने भी लोग मिलकर चोरी कर रहे थे काउंटिंग रूम में, अंदर इनकी सैलरी बहुत कम थी, लेकिन बहुत तेजी से बढ़ती हुई इनकी ज़िंदगी, ये लोग अपना घर बनवा रहे। जैसे लव कुश जिसकी सैलरी सिर्फ 12 हज़ार थी, इसने 25 लाख लगा के 2 मंजिला घर बनवाना शुरू कर दिया। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए जो इनके साथ के लोग थे, जो चोरी नहीं कर पा रहे थे, ये इनसे चिढ़े हुए थे। तो हिडन कैमरे वाली बात जिस दिन खुल कर सामने आई, 2 दिन बाद मंदिर के स्टाफ में से एक आदमी समाजवादी पार्टी के लीडर पवन पांडे के पास जाके सारी चीज़ें बता देता है, और फिर समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव ट्वीट करके यह पूरा मुद्दा दुनिया के सामने उठा देते हैं, और सेम डे के अंदर मुद्दा नेशनल न्यूज़ बन जाता है। जब शुरू शुरू में न्यूज़ आई तो जनरल सेक्रेटरी चंपा साहब ने कहा कि ऑडिट होती रहती है, कोई परेशानी की बात नहीं है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अपने भिन्न भिन्न कार्यों का ऑडिट समय समय पर करता रहा है, लेकिन सेम वीक के अंदर इसी ट्रस्ट का एक फॉर्मर अकाउंटेंट इंचार्ज था महिपाल सिंह, ये सामने आता है और ये बताता है कि 2020 से 21 में जब ट्रस्ट में काम चल रहा था तो चोरी हो रही थी यहाँ पे। और इसके साथ साथ बोला कि श्रद्धालु आते हैं मंदिर में, वो भी भीड़ होने की वजह से जो सोना चांदी अंदर ऑफिस में जमा नहीं कर पाते, डोनेशन बॉक्स में डाल देते हैं। और फिर यहाँ से टीनू यादव थे, या डोनेटेड ज्वेलरी को फोटो खींच कर चंपत राय को भेजता है, और इसके साथ ही इसने बोला कि इसने खुद
चांदी के गहने से भरे हुए 10 अलग-अलग चेस्ट बॉक्स बिना किसी हिसाब के, बिना किसी रिसीट के लेके जाते हुए उसे देखा। और इस चीज़ की जब इन इसने शिकायत करी तो महिपाल को निकाल देगा। और महिपाल के सामने आने के बाद बीजेपी के फॉर्मर एमपी ब्रजभूषण सिंह, इन्होंने भी बोल दिया डोनेशन चोरी और मिसयूज की सारी डिटेल मेरे पास है, लेकिन वो किसी को देंगे नहीं क्योंकि बहुत ही पावरफुल लोग शामिल हैं। अब देखिए ये पूरे यह यहाँ से पूरे देश में ये बात आग की तरह फैल गई कि हर तरफ प्रेशर बनने लगा। फिर 13 जून 2026 को यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बना के इस पूरे इशू को इंक्वायर करना स्टार्ट कर दिया। इसके लिए एसआईटी टीम सेम डे बनाई गई। अयोध्या जाकर एसआईटी टीम ने 40 से ज़्यादा लोगों से बैंक टू बैंक पूछताछ स्टार्ट कर दी। इसके बाद जो एसआईटी टीम थी ये काउंटिंग रूम के पास पहुंची। जैसे ये लोग काउंटिंग रूम के बगल वाले वॉशरूम में घुसते हैं तो वहाँ वॉशरूम से 2.5 लाख रुपए कैश बरामद होता है, जहाँ से इन्हें शक हो जाता है कि चोरी तो यहाँ पे चल रही है। इसके बाद एसआईटी टीम ने कैमरे से फुटेज निकलवाने इसके बाद एसआईटी की टीम कैमरे से फुटेज निकलवाने पहुंचती है तो वहां जाकर पता चलता है कि 7 से 8 महीने की सीसीटीवी फुटेज डिलीट कर दी गई, जबकि रूल में ये चीज़ मेंशन की गई थी कि 180 दिन की फुटेज मिनिमम आपको रखनी है। मंदिर का जो पूरा कंपाउंड था उसमें 1600 कैमरास लगे थे। इनका कंट्रोल एक ही आदमी के पास था, रेडियो मेंटेनेंस ऑफिसर अर्जुन देव। ये काफ़ी क्लोज था ट्रस्टीज का। पिछले 2009 से लेकर 2026-23 के 17 बार ट्रांसफर के ऑर्डर आ चुके, लेकिन इसका ट्रांसफर नहीं करा गया। लेकिन जैसे ही एसआईटी यहाँ पे पहुंचती है तो अर्जुन देव का ट्रांसफर करके इसे गोरखपुर भेज दिया जाता है। साथ ही इसके व्हाट्सएप चैट डिलीट मिलते हैं, मोबाइल फॉर्मेट मिलते हैं, जितने डिजिटल एविडेंस थे उनको डिस्ट्रॉय कर दिया गया। अब इसके बाद एसआईटी टीम 13 जून को टीनू यादव के घर पहुंचती है। छापे में इसके घर से ज्वेलरी, कैश, 50 करोड़ की प्रॉपर्टी के पेपर, एयरपोर्ट के पास 70 रूम का एक हॉस्टल और अन्य से कई सारी चीज़ें मिलती हैं। सारे रेस्टोरेंट में हिस्सेदारी के पेपर, फॉर्च्यूनर जैसी कार मिली, जबकि टीनू यादव मंदिर आने से पहले सिर्फ फोटो चलाता था। फादर चाय बेचते थे। सेम डे 13 जून 2026 को इसका जो भतीजा था मनीष यादव, इसके पास एसआईटी पहुंचती है तो इसके पास से 36 लाख कैश मिला। अगले दिन 14 जून को लव कुश मिश्रा जो पहले एक कार मैकेनिक था उसके घर छापा मार के गोबर के अंदर से 10 लाख कैश मिला। बाकी इसके साथ साथ मैं अपना घर बनवा रहा था। अनुकल्प मिश्रा फार्म हाउस खरीद चुके थे। केडी तिवारी जो था मंदिर के अंदर जो सोना चांदी डोनेट होता था उसका हिसाब रखता था। 1.5 करोड़ की जमीन खरीद चुका था। 23 जून 2026 तक एसआईटी ने जितनी भी इंक्वायरी करी, प्रिलिमिनरी रिपोर्ट सबमिट की, लेकिन दिक्कत हमें इसमें यह थी कि ये जो रिपोर्ट एडिशनल चीफ सेक्रेटरी संजय प्रसाद को सबमिट की गई। अब आप कहेंगे संजय प्रसाद कौन है? सब संजय प्रसाद ट्रस्टी के जो 15 मेंबर थे उसमें से एक मेंबर का नाम था संजय प्रसाद। तो देखा जाए तो जांच होने के बाद रिपोर्ट किसके पास जा रही है? ट्रस्ट के मेंबर संजय प्रसाद के पास। ये एक सीधा सीधा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। लेकिन एसआईटी की रिपोर्ट सबमिट होने के 2 दिन बाद 25 जून 2026 को ट्रस्ट के मेंबर कृष्ण मोहन ने एफआईआर रजिस्टर करवाई। टोटल 8 लोग, जिसमें अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लव मिश्रा, मनीष यादव एफआईआर हुई, दर्ज हुई और इनको उठा के जेल के अंदर डाल दिया गया। जेल में पहुंचने के बाद जब पुलिस ने अविनाश शुक्ला के ऊपर प्रेशर बनाया कि इंक्वायरी स्टार्ट की, तो अविनाश ने कहा इस पूरे सिस्टम में डॉक्टर अनिल मिश्रा इनके साथ थे। ये अपने साथ 100 लड़कों को लगा के राम मंदिर के अंदर पूरा सिंडिकेट चला रहे थे। हालांकि ये चीज़ अभी तक प्रूव नहीं हुई, ये सिर्फ एलिगेशन है। लेकिन ये खबर आते ही हर तरफ हल्ला हो गया। अपोजिशन कह रही है इतने करोड़ों का घोटाला हो गया, लेकिन अभी भी छोटे मोटे लोगों को पकड़ कर उनके ऊपर सारा ब्लेम डाल दिया गया है। जो ताकतवर लोग हैं उनको बचाया जा रहा है। इनफैक्ट संतोष दुबे जो खुद राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े हैं, इन्होंने डायरेक्ट चंपतराय और अनिल मिश्रा को चोर बताते हुए कहा कि एसआईटी कुछ भी नहीं करेगी, सिर्फ लीपापोती का काम करेगी। अब देखिए सारी चीज चल ही रही थी। 25 जून 2026 को सबसे बड़ा झटका लगा जब संजय सिंह ने 11 लैंड डॉक्यूमेंट एसआईटी को दिए। तो अभी तक राम मंदिर के अंदर चढ़ावा चोरी का जो पूरा मामला चल रहा था उसमें आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने दूसरा फ्रंट खोल दिया। और इस रिपोर्ट में क्या मेंशन है वो भी बताता हूँ आपको। जब राम मंदिर की कंस्ट्रक्शन चल रही थी तो इसके कंस्ट्रक्शन और एक्सपेंस के लिए 2021 में ट्रस्ट ने श्री राम जन्मभूमि समर्पण अभियान इस नाम से श्रद्धालु से फंडिंग रेज करी और सिर्फ 1 महीने से कम टाइम में श्रद्धालुओं को 151 करोड़ का डोनेशन भगवान राम के नाम पर कर दी। अभी पैसा इकट्ठा किया गया। इस पैसे से राम मंदिर के लिए जमीन खरीदी जानी थी। जमीन कहाँ और कितनी लेनी है इसके लिए 5 मेंबर कमेटी बनाएगी, लेकिन 5 में से सिर्फ 2 लोग चंपक राय और अनिल मिश्रा यही सारे डिसीजन ले रहे थे। बाकी जो 3 थे उन्हें सिर्फ साइन करवाए। अब दिक्कत इसमें यह हुई कि जमीन खरीदी तो गई, ये सारी जमीन जिस तरीके से खरीदी गई वो नॉर्मल नहीं था। मई 2021 को इन्होंने एक जमीन अयोध्या के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय के भतीजे दीप नारायण से खरीदी, लेकिन
लेकिन अजीब बात इसमें यह है कि दीप नारायण ने ये ज़मीन सिर्फ 2.5 महीने पहले 20 लाख में खरीदी थी, और 2.5 महीने बाद ट्रस्ट ने दीप नारायण से इसे 20 लाख की ज़मीन को 2.5 करोड़ में खरीदा। अब इतने कम टाइम में जो एक्स्ट्रा पैसा बनाया, यह गया किसकी जेब में? ऐसे ही रवि मोहन तिवारी और सुल्तान अंसारी नाम के दो लोगों ने 2 करोड़ में 1.2 हेक्टेयर ज़मीन खरीदी। ये सिर्फ 10 मिनट बाद, घंटे या महीनों की बात नहीं कर रहा, केवल 10 मिनट बाद ये ज़मीन 18.5 करोड़ की बेची गई। कुछ डीले तो चोर और उचक्कों से भी। हरीश पाठक और उनकी पत्नी कुसुम, इन पर चोरी और धोखाधड़ी और फर्जी केस थे। 2018 से कोर्ट ने इन्हें भगोड़ा घोषित कर रखा था। पुलिस पीछे पड़ी हुई थी और ट्रस्ट ने इनके पास जाकर लैंड की डील करी। 676 स्क्वायर मीटर की जमीन एक बीजेपी एमएलए ने दूसरे पंडित जी से कुछ लाख रुपए में खरीदी और 2.5 करोड़ में ट्रस्ट को बेची। ये इतना ज़्यादा जो पैसों का हेरफेर चल रहा था, लोकल पंडित थे वो चिल्ला चिल्ला के थक गए, लेकिन ये चीज़ फिर भी सामने नहीं आ पाई। लेकिन उस टाइम कोई कार्रवाई नहीं हुई, और इसके साथ साथ जब राम मंदिर का कंस्ट्रक्शन चल रहा था, तो इस टाइम पे विश्व सिंधी सेवा संगम, इनके लोगों ने मिलकर 26 जनवरी 2021 को 1-1 केजी की 200 चांदी की ईंटें, यानी 200 केजी के करीब सिल्वर की चांदी की ईंटें, इन्हें मंदिर बनवाने में लगवाने के लिए चंपत राय को दी। जब भी ऐसा डोनेशन कोई होता है तो इसकी रसीद मिलती है ताकि रिकॉर्ड रखा जाए किसने किसको दी, इस चीज़ का रिकॉर्ड मेंटेन रहे। लेकिन ईंटें लेने के बाद सिंधी कम्युनिटी से ये बोला गया कि जब ये चांदी की प्योरिटी चेक हो जाएगी उसके बाद रसीद मिलेगी। तो अभी तक ना तो कोई रसीद मिली और ना ईंटों का क्या हुआ वो भी नहीं पता। अभी एसआईटी मुंबई में भी लोगों से जाकर पूछताछ कर रही थी। एक बिजनेसमैन ने कहा कि उसने रामलला के लिए 3 किलो चांदी का हार और 1 किलो चरण पादुका ये टीनू यादव को दी थी। उसकी रसीद भी उसे अभी तक नहीं मिली। देखिए, लोगों की भगवान राम पे जो आस्था है उसके लिए उन्हें अपनी कमाई लगाकर राम जी के लिए झुमके, नोज रिंग सब चढ़ाए, तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं इन चीज़ों का। तो उल्टा यह कहा जा रहा है कि ये सारी ज्वेलरी ट्रस्ट के रिकॉर्ड में आने से पहले ही डोनेशन बॉक्स से निकालकर चोरी कर ली जाती थी। किसने करी है, किसके बारे में कोई भी डिटेल नहीं है। इनफैक्ट ये डर अब आ गया है कि भगवान राम की जो ज्वेलरी चढ़ाई गई थी उसमें फेक ज्वेलरी से कहीं रिप्लेसमेंट ना कर दिया गया हो। इसकी इन्वेस्टिगेशन तक स्टार्ट हो गई है। देखिए, ये जो पूरा मामला चल रहा है, इसमें सबसे जो चुभने वाली बात है वह यह है कि वार्निंग एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि काफ़ी बार दी गई। पहले 2020 में दी गई, 25 में दी गई, और दोनों बार इस पे ध्यान नहीं दिया गया। किसी ने अपने बच्चे की नौकरी के लिए मन्नत मांग के पैसे चढ़ाए, किसी ने माँ बाप की हेल्थ के लिए पैसे चढ़ाए। आप कभी राम मंदिर में जाकर देखेंगे तो लोग जिस तरह से हुए हाथ से भगवान राम के सामने पैसे रखते हैं, ये लोग उस पैसे को चुरा ले गए। अब यहाँ पे यहाँ सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि भगवान राम के गहने चुरा के उनको नकली ज्वेलरी पहनाने वाला है कौन? ये पता चलना बहुत ज़रूरी है। एफआईआर आप जाके देखो, सब छोटे-छोटे नाम हैं, ड्राइवर, भतीजा, रिश्तेदार आदि के नाम हैं, लेकिन कोई बड़ा नाम सामने नहीं आया। ये जो लोग हैं ये इतने कैपेबल नहीं है कि अकेले इतने करोड़ों की हेर-फेर कर दें। इनके माँ-बाप कौन है उनका पता चलना बहुत ज़रूरी है, ताकि इस देश के अंदर दोबारा कोई भूल के भी ऐसी गलती ना, सिस्टम बनाने होंगे। ये सारी दिक्कत वहीं से स्टार्ट हुई जब ट्रस्ट को ऑटोनोमस बना के आरटीए से बाहर कर दिया गया। रूल्स फॉलो नहीं किए गए, सारा पैसा पब्लिक का है तो हिसाब भी पब्लिक में होना चाहिए। हर साल का इंडिपेंडेंट ऑडिट वेबसाइट पर पब्लिश होना चाहिए। डोनेशन का रियल टाइम डैशबोर्ड हो, हर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन दिखे, और लोग पैसा गिनने वाले हैं उन लोगों को बिल्कुल अलग रखा जाए जो ट्रस्ट के अंदर ट्रस्टी बने बैठे हैं। ये कंप्लीट डिटेल रिपोर्ट थी जो मैंने तुम्हारे सामने प्रेजेंट करी है। अपनी तरफ से मैंने इसके अंदर कुछ भी नहीं बोला है। इसके जो मेरे पास कुछ रेफरेंसेस हैं जहाँ जहाँ से मैंने न्यूज़ कलेक्ट करी है वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो आई होप तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो। अभी शायद मैं प्रेजेंट इतने अच्छे से ना कर पाया हूँ, मैंने अपनी साइड से पूरी कोशिश करी है, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं से कुछ बेटर करके प्रोवाइड कराऊंगा।